नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहता आज आपको बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक भारत और उसके पड़ोसी। भारत और उसके पड़ोसी में हमने पहले 3 देशों का अध्ययन किया। भारत, पाक संबंध, भारत पाक संबंध। फिर हमने अध्ययन किया भारत श्रीलंका संबंध, भारत श्रीलंका संबंध। फिर हमारा अध्ययन था भारत बांग्लादेश संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध। हमने 3 देशों के संबंध में भारत के पड़ोसियों के साथ क्या संबंध है इसके बारे में हमारा अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं, पूर्व में किया है। आज जो हमारा अध्ययन रहेगा भारत चीन संबंध, भारत चीन संबंध। भारत और चीन के बीच कैसे संबंध है, भारत और चीन के संबंधों में किस प्रकार उतार चढ़ाव है। तो हम हमारा अध्ययन शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के संबंधों में कहानी, भारतीय नेताओं की आदर्शवादिता, सौपदर्शिता, दूरदर्शिता तथा चीनी विश्वासघातिका। 4 गुण हैं। भारतीय लोग तो भारतीय नेता आदर्शवादी, सौपदर्शिता, दूरदर्शी और चीनी विश्वासघात की कहानी। भारत ने जो ही चाइना के साथ संबंध बढ़ाने की कोशिश की त्यों ही चाइना ने भारत के साथ विश्वासघात किया। भारत की चीनी संबंधी नीति कई तत्वों पर आधारित है। प्रथम तत्व तो ये था, प्रथम बात ये थी कि भारत का यह विश्वास था या हमारा यह विश्वास था कि प्राचीन काल से ही भारत और चीन के मध्य घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक के अंदर रहा है, व्यापारिक संबंध विद्यमान रहा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग भी भारत की यात्रा पर आया था, ऐसा हमें इतिहास में मिलता है। और हम धार्मिक दृष्टि से भी पुराने बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो उससे भी भारत और चाइना के निकट संबंध रहे हैं। तो यह विश्वास था कि भारत और चीन के मध्य घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध विद्यमान थे। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत चीन का एक प्रकार से धर्मगुरु है और चीन उसका सम्मान करेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म की दृष्टि से भारत चाइना का गुरु है। दूसरा, चीन को अपनी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए पाश्चात्य अर्थात जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक भीषण और दीर्घ संघर्ष करना पड़ा था। पाश्चात्य या जापान के देशों से चाइना को एक संघर्ष करना पड़ा था, तो इससे भारत में उसके प्रति गहरी सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। तीसरा जो कारण था, तीसरा जो तत्व था वह यह था कि यह माना जाता था कि चीन ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया और न ही कभी करेगा। वह कभी आक्रमण करना भी चाहेगा तो उत्तर की दुर्गम हिमालय पर्वतमाला उसे ऐसा नहीं करने देगी। चौथा यह मानना था कि भारत विदेश नीति के प्रधान निर्माता पंडित नेहरू तथा उसके विश्वस्त परामर्शदाता रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन चीन, विशेषतः साम्यवादी चीन के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं और चीन के साथ मैत्री को असंलग्नता की नीति का आधार मानते हैं। ये 4 तत्व थे जिससे भारत चाइना से अच्छे संबंध मानता था। पहला था कि हम प्राचीन काल से संबंध है। दूसरा है कि चाइना पाश्चात्य तथा जापान साम्राज्यवाद के लिए भारत का सहयोग करेगा। तीसरा ये मानना था कि चाइना भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेगा कि बीच में दुर्गम हिमालय पहाड़ियाँ आती हैं। चौथा ये था कि जो विदेश नीति के निर्माता थे भारत के, उस तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन तथा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों साम्यवाद से प्रभावित थे। तो उनका यह मानना था कि यह असंलग्नता की नीति रखेगा। भारत चीन न केवल पड़ोसी राष्ट्र है
अपितु प्राचीन काल से भी इनके संबंध चले आ रहा है, जिसका इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी। जब दोनों विदेशी आधिपत्य में चले गए तो इनके संबंध टूट गए थे। जब दोनों देश उपनिवेशवाद के शिकार हो गए तो भारत और चाइना के संबंध टूट गए थे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1949 में कुओमिंतान सरकार के पतन के बाद चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना। साम्यवादी स्थापना के बाद यह महसूस किया गया कि चीन के साथ भारत में मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। जब साम्यवाद की बात हुई तो भारत को ऐसा लगा कि हमारा संबंध कठिनाइयों से भरा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत चीन मैत्री के मार्ग में कठिनाइयां। भारत चीन मैत्री के मार्ग में कठिनाइयां। भारत चीन मैत्री के मार्ग में कठिनाइयां क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। कठिनाइयां कौन कौन सी थी, इसका अध्ययन करेंगे। भारत चीन मैत्री के मार्ग में कुछ कठिनाइयां महसूस की। प्रथम, भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थाएं या संस्थाएं चीनी साम्यवाद प्रणाली और उसकी परंपरा से भिन्न है। पहली कठिनाइयां क्या थी कि भारत की व्यवस्थाएं, भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं, भारत की संस्थाएं चीन की व्यवस्था से भिन्न है। देखो, वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं भी अलग है, आर्थिक व्यवस्थाएं भी अलग है, राजनीतिक व्यवस्थाएं। शासन पद्धति भी भारत में लोकतंत्र है, चीन में साम्यवादी। दूसरी जो कठिनाइयां थी, भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा पंचशील सिद्धांतों पर आधारित। भारत की नीति साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नहीं। भारत अपनी शक्ति में किसी को आतंकित नहीं करना चाहता। दूसरी ओर साम्यवादी चाइना के इरादे आक्रामक, साम्राज्यवादी और विस्तारवादी। साम्यवादी चाइना की इच्छाएं एशिया महाद्वीप में एकाधिकार की, उनके साधन तोड़ फोड़, आतंक, क्रांति, कपट और हिंसा। माओ नीति शक्ति को बंदूक की नली से प्राप्त करती है। तीसरा है, एशिया में भारत जनसंख्या, शक्ति और प्राकृतिक साधनों में चीन का प्रतिद्वंदी बनने की क्षमता रखता है। चीन को यह पसंद नहीं है कि उसका कोई एशिया महाद्वीप में प्रतिद्वंदी बने। यह विश्व को बताना चाहता है कि भारत एशिया का एक कमजोर देश है, उसकी स्थिति दूसरे दर्जे की है। भारत की शक्ति के रूप में उभरना, उसका आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना, राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ होना चाइना के लिए ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य का कारण। चाइना ने हमेशा भारत की संयुक्त राष्ट्र में मिलने वाली निषेधाधिकार शक्ति का विरोध किया है। अब चीन में कठिनाइयां तीन थी कि व्यवस्थाएं अलग थी। दूसरा, चाइना साम्यवाद और विस्तारवादी नीति अपनाता है, भारत नहीं अपनाता। तीसरा, एक दूसरे के प्राकृतिक साधनों से प्रतिद्वंदी। चाइना यह नहीं चाहता कि एशिया महाद्वीप में उसका कोई प्रतिद्वंदी रहे। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है भारत चीन संबंधों का इतिहास। भारत चीन संबंधों का इतिहास। भारत चीन संबंधों का इतिहास क्या है? भारत चीन संबंध का इतिहास क्या है? और भारत चीन के इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? भारत चीन के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। भारत चीन संबंध प्रमोद का पहला है इसका भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंध प्रमोद का। भारत चीन संबंध प्रमोद का। भारत चीन का जो शुरू का संबंध है, जिसको हम प्रमोदगार कहते हैं, जो 1949 से 1957 था। जो 1949 से 1957 तक का काल था, जो प्रमोद काल था। दूसरा है भारत चाइना संबंध, भारत चीन संबंध टकराव और तनाव का काल। भारत
चीन संबंध, टकराव व तनाव का काल, टकराव व तनाव का काल। ये जो 1957 के बाद का काल था, 1957 से 1978, 1957 से 1978 तक का जो काल था, ये तनाव और टकराव का काल था। इसमें भारत और चाइना के बीच एक विश्व युद्ध भी हो चुका है। तीसरा था भारत चीन संबंध, भारत चीन संबंध संवाद का, भारत चीन संबंध संवाद काल, यानी इनके बीच संवाद रहा है। इस समय कोई ज्यादा विवाद नहीं रहा। ये हमारा काल है 1978 से 2015। इस दौरान भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना के संबंधों में बातचीत का दौर रहा है, संबंधों को सुधारने की कोशिश की। तो इस प्रकार हमने भारत चीन संबंधों के इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले की बात करते हैं हम वापस भारत चीन संबंध, भारत चीन संबंध प्रमोद काल, भारत चीन संबंध प्रमोद काल चाइना के साम्यवादी स्थापना से लेकर 1957 तक। ये जो हमारा काल है भारत चाइना संबंध प्रमोद काल, इसकी हम बात करते हैं। चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारंभ से मित्रतापूर्ण रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में भी नेहरू भारत चीन की मित्रता पर बल देते रहे। सन 1942 में चियांग काई शेक ने भारत की यात्रा की थी, जिसने भारत ने चीन में जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने पर सहानुभूति की एक लहर फैल गई। चीन ने साम्यवादी दल की विजय के बाद भारत चीन संबंध और घनिष्ठ हो गए। अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति का भारत ने स्वागत किया। गैर साम्यवादी देशों में भारत ही पहला देश था जिसने चीन को राजनीतिक मान्यता दी थी। अमेरिका की नाराजगी की कीमत पर भी भारत ने कोरिया युद्ध में चाइना का समर्थन किया था। यूएनओ में भारत ने उस प्रस्ताव का विरोध किया था जिसमें चाइना को अक्रांत घोषित किया गया था। सितंबर 1950 में सैन फ्रांसिस्को में 49 राष्ट्रों के साथ होने वाली जापानी संधि में भारत इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि चाइना उसमें शामिल नहीं हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को मान्यता दिलाने पर भारत ने भरसक प्रयत्न किया था। भारत ने उस समय भी चाइना को मान्यता दिलाने का प्रयास किया जब चीन का भारत के प्रति दृष्टिकोण शत्रुतापूर्ण था। भारत ने अमेरिका की उन नीतियों का सर्वथा आलोचना की, हमेशा आलोचना की, जो चाइना के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संस्थाओं को उचित स्थान दिलाने में बाधा करती है। सन 1957 से 1957 तक का काल भारत चीन संबंधों में प्रमोद काल कहलाता है। 29 जून 1954 को दोनों राष्ट्रों के मध्य एक 8 वर्षीय समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत भारत में तिब्बत से अपने अतिरिक्त देशीय अधिकारों को चीन को सौंप दिया। इस व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में ही पंचशील के सिद्धांतों की रचना की गई थी। भारत ने तिब्बत में चीन की प्रभुता को स्वीकार कर लिया। जून 1954 में जब चीन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए तो संयुक्त विज्ञप्ति में पंचशील के सिद्धांतों पर बल दिया गया। अक्टूबर 1954 में पंडित नेहरू ने भी चीन की यात्रा की। अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन में नेहरू तथा चाउ एन लाई ने पूर्ण सहयोग के साथ कार्य किया। बाद में गोवा के प्रश्न पर भी चीन ने भारत का साथ दिया। क्यूमाई मासू टापुओं पर भारत ने चाइना का समर्थन किया। पामर के शब्दों में साम्यवादी चीन के प्रति नेहरू और उनके सहयोगियों का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से तुष्टिकारी था।
विंसेंट शेव के अनुसार चीन के साथ मैत्री संबंध कायम करने का जितना प्रयास नेहरू ने किया संभवतः विश्व में उतना किसी ने नहीं किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान चाइना के मध्य 1962 में युद्ध हुआ। स्वतंत्र भारत में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत लोकप्रिय रहा। ये था हमारा प्रमोद का। दूसरा है भारत चीन संबंध टकराव और तनाव का काल। दूसरा हम वापस करते हैं भारत चीन संबंध तनाव और टकराव का काल। भारत चीन संबंध तनाव एवं टकराव का काल। ये हमारा जो काल है ये 1957 से 1978 तक का काल है, जो तनाव और टकराव का काल रहा। पंचशील तथा बारडूक सम्मेलन की भारतीय कूटनीति की महान सफलताएं माना गया, परंतु वस्तुतः वे भारतीय कूटनीति की पराजय सिद्ध हुई। तथ्य यह है भारत ने चीन संबंधी नीति पर जिन धारणाओं पर आधारित थी वे धारणाएं भ्रांतिपूर्ण सिद्ध हुई। भारत और चीन के प्राचीन संबंधों की घनिष्ठता को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर देखा गया था। साम्राज्यवाद के विरुद्ध उसके संघर्ष के प्रति सहानुभूति के प्रवाह में बहकर यह भुला दिया गया कि चीनी लोग प्राचीन काल से ही चीन की विश्व सभ्यता को केंद्र मानते आए और एक विस्तारवादी नीति में विश्वास करते हैं। भारत पर उनके भूतकाल में आक्रमण न करने का कारण उनका शांति प्रियता नहीं था, वरन हिमालय की दुर्गम पर्वतमालाएं थी। परंतु 20वीं शताब्दी में एक और विज्ञान ने प्रगति करके उसकी अगमनता को काफी कम कर दिया। दूसरी ओर तिब्बत को चीन को सौंप देने की गलती भारत पर चीन हमले को सरल बना दिया। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश नीति के निर्माता यह भूल गए कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात और एशिया और अफ्रीका के जागरण से उत्पन्न परिस्थितियों में भारत और चीन के मध्य एशिया और अफ्रीका, विशेषतः दक्षिण पूर्वी एशिया के नेतृत्व में संघर्ष होना स्वाभाविक था। दक्षिण पूर्वी एशिया का संघर्ष नेतृत्व करने में चाइना लालायित था। इसमें भारत चाइना संबंध में टकराव और तनाव की जो पहली बात आती है वो आती है तिब्बत समस्या। तिब्बत समस्या पहली जो समस्या आती है वो आती है तिब्बत समस्या। तिब्बत समस्या भी भारत और चाइना का एक विवाद का कारण रहा है। तिब्बत भारत का पड़ोसी राज्य है। इसके उत्तर में चीनी शियांग स्थित है। भारत के अंग्रेजों से तिब्बत के संबंध में निम्न अधिकार उत्तराधिकार में मिले। ल्हासा में एक भारतीय राजनीतिक एजेंट रख सकता है। अंग्रेजों ने भारत को ये दिया था कि ल्हासा में एक भारतीय एजेंट रख सकता है। ग्यानतंगे, गंगटोक और यातंग में व्यापारिक एजेंट स्थापित कर सकता है। ज्ञानसे को व्यापारिक मार्ग पर डाक और तार से दफ्तर रखना। नंबर 4, ज्ञानसे में एक छोटा सा सैनिक दल रखना जो व्यापार मार्ग की रक्षा कर सके। चीन सदियों से तिब्बत पर अपना अधिकार जताया जा रहा था। चीन की नई साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद तिब्बत पर अपना अधिकार घोषित कर दिया और तिब्बत को अपने राज्य का अंग बताया। 1 जनवरी 1950 को चीन सरकार ने तिब्बत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। भारत सरकार ने पंचशील परिस्थिति में चीन से वार्ता कर लेना ही उचित समझा। दिसंबर 1953 में यह वार्ता प्रारंभ हुई। पंचशील के आधार पर एक समझौता दोनों देशों के बीच लिया गया, जिसके अंतर्गत भारत को तिब्बत पर व्यापारिक एजेंसियां स्थापित करने का, तीर्थ यात्रा तथा अन्य नागरिकों द्वारा तिब्बत की यात्रा कर सकना मुख्य रूप से निश्चित किया गया। भारत सरकार यातुंग तथा ग्यात्से से अपने सैनिक हटाने के लिए सहमत हो गई। तिब्बत पर चीन की सार्वभौमिकता को स्वीकार करने की भारतीय नीति की संसद में काटू आलोचना हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे पूर्णतया उचित ठहराया। उनके मतानुसार
तिब्बत पर पहले से ही चीन का सार्वभौमिक अधिकार था। ब्रिटिश शासन तक ने इसे चुनौती नहीं दी। जब तक चीन दुर्लभ और अविकसित था तब उसके अधिकार का उपयोग नहीं किया तो वह नई महाशक्ति के रूप में उभरने के पश्चात कैसे किसी अन्य देश की सेनाएं तिब्बत में रहन सहन कर सकता था। अतः समानपुर हट जाना ही उचित था। 25 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री जेनेवा से पीकिंग जाते समय भारत पधारे। भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों में अपनी संयुक्त घोषणा में पंचशील के प्रति दोबारा अपना विश्वास प्रकट किया। 18 अक्टूबर 1954 को नेहरू पीकिंग की यात्रा पर गए। इसके बाद 28 नवंबर 1956 से 10 दिसंबर 1956 तक चाउ एन लाई ने भारत की यात्रा की। उन्होंने भारतीय संसद को संबोधित किया तथा बार बार भारत और चीन की मित्रता का उल्लेख किया। एक बार पुनः चीन के प्रधानमंत्री ने पंचशील में विश्वास प्रकट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में शक्ति के प्रयोग की निंदा की। इस प्रकार 1956 तक भारत और चीन के उत्तम सामाजिक संबंध थे। इसी वर्ष तिब्बत में खंपा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चीनी सैन्य शासन के विरुद्ध विद्रोह हो गया तो 1959 तक चलता रहा। इस विद्रोह को दलाई लामा का समर्थन प्राप्त था। चीन सरकार ने कठोरता के साथ इस विद्रोह को कुचल डाला। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने 8 व्यक्तियों के दल ने भारत में राजनीतिक शरण ली। इसके पश्चात एक बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भारत आए। सबको मसूरी के पास फंसा दिया गया। चीन सरकार ने यह जो कार्य था इसको शत्रुतापूर्ण बताया। वस्तुतः इसी समय से भारत और चीन के संबंधों में संबंध बिगड़ने लगे, कटुता आने लगी। इस संबंध में ज्ञात रहे अभी हाल ही में 5 जनवरी 2000 में तिब्बती धर्मगुरु करमापा ने भारत की शरण ली, जिसकी पुष्टि 3 दिन बाद तिब्बती प्रशासन ने की। करमापा के शरण लेने के विरुद्ध चीन ने अपना रोष प्रकट किया तथा इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 जो पंचशील सिद्धांत थे उन पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। इस प्रकार चीन संबंधों में तिब्बत समस्या तक हम आगे करेंगे। नेक्स्ट हम भारत चीन में सीमा विवाद की बात करेंगे। तब तक आप इसको याद करते रहे। हमने अभी तक विदेशी पड़ोसियों में भारत पाक संबंधों की बात की, भारत श्रीलंका संबंधों की बात की, भारत बांग्लादेश संबंधों, भारत चीन संबंधों की बातों में हमने भारत चीन के मैत्री मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की बात की और भारत द्वारा जो विनियम की उनकी बात की, भारत चीन संबंधों के इतिहास की बात की। भारत चीन संबंधों का पहला प्रबोध काल था जिसका हमने अध्ययन किया, उत्पाद सामान्य रहा। दूसरा टकराव और तनाव का काल था जो 1957 के बाद शुरू हुआ। तीसरा संबंध है संवाद काल। आज तक हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। कल तक आप इसको पढ़ते रहिए, इससे नोट्स बना के तैयारी करें ताकि आपकी तैयारी हो सके। ठीक।